जितना कटक करेंगे उतना पता लग रहा है नहीं कल का क्वेश्चन कितना तक बताए चालू घट जाएगा कौन है चालू उसको बाद कटअप करके थोड़ा सा अब इतना नहीं रहता है लेकिन ये लाइटिंग नहीं है कल वाला वीडियो डाले थे यार कहाँ ये यहाँ वाला वीडियो नहीं डाले थे यूट्यूब पे वीडियो बनाए थे वीडियो वीडियो वाला बेकार भाई एकरो सही के लिए देखी त आप बाजे से ठीक से चेक कर दे कुछ पढ़ रहे हैं आ भोर में सब पेज पढ़ लिया गला है दर्द है। चलो देखो कल का क्वेश्चन हम लोग क्या पढ़े थे हाँ वंडरवाल फोर्स पढ़े थे हम लोग। चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे आज क्वेश्चन करेंगे। कल क्वेश्चन किए थे हम लोग हाँ नाइट्रोजन गैस होते हैं जबकि बाकी सभी एलिमेंट सॉलिड होते हैं। तो चलिए इसी में हम लोग आज क्वेश्चन करेंगे। कल हम बताए थे आप लोग को कि नाइट्रोजन जो है केवल ट्राइवैलेंट होते हैं बताए थे ना नाइट्रोजन केवल ट्राइवैलेंट होते हैं क्योंकि नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है 3 ही बॉन्ड बनाता है और 3 बॉन्ड इसलिए बनाता है कि इसके पास कोई डी ऑर्बिटल नहीं है। लेकिन एन फैमिली के बाकी सभी एलिमेंट जो था एन फैमिली के बाकी सभी एलिमेंट 3 बॉन्ड भी बनाता था जैसे फास्फोरस था आर्सेनिक था एंटीमनी था बिस्मथ था ये सब 3 बॉन्ड भी बनाता है और उसके बाद 5 भी बनाता है। तो इसका मतलब इसको कहा गया था ट्राइवैलेंट भी और पेंटावैलेंट भी। इसी पर क्वेश्चन है ध्यान देना तुम लोग। चलिए सब लगाइए क्वेश्चन लिखिए क्वेश्चन लिखिए नाइट्रोजन लिखो तो नाइट्रोजन केवल ट्राइवैलेंसी या ट्राइहैलाइड प्रदर्शित करते हैं। नाइट्रोजन केवल ट्राइवैलेंसी या ट्राइहैलाइड प्रदर्शित करते हैं। ट्राइहैलाइड प्रदर्शित करते हैं जबकि फास्फोरस ट्राइवैलेंसी या ट्राइहैलाइड तथा पेंटावैलेंसी या पेंटाहैलाइड प्रदर्शित करते हैं। पेंटाहैलाइड प्रदर्शित करते हैं क्यों? इधर तुम लोग ध्यान से समझना। देखो क्वेश्चन कहता है कई बार बिहार बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछा गया है जो क्वेश्चन कहता है कि नाइट्रोजन केवल ट्राइवैलेंसी मतलब 3 वैलेंसी रिप्रेजेंट करता है। ट्राइहैलाइड का मतलब हुआ कि नाइट्रोजन जो है 3 वैलेंसी तो रिप्रेजेंट करता है या NX3 बनाता है। एक्स हेलाइड है आप लोग पढ़े है ना। हेलाइड जो है एक ही बॉन्ड बनाता है क्योंकि इसके लास्ट ऑर्बिट में आप लोग पढ़े कितना इलेक्ट्रॉन होता है 7। तो 7 तो होता है 1 2 3 4 5 6 7
अब देखो इसके पास कितना अनपेयर है, एक ही बॉन्ड बनाएगा, तो ये एक ही बॉन्ड बनाता है। लेकिन नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है, 3। हैलाइड कितना बनाता है, 1। अब तुम जरा ध्यान लगाना, ये देखो नाइट्रोजन 3 है, हैलाइड 1। अगर तुम इसको बॉन्डिंग करोगे तो क्रॉस कर दो, एक किसको देना पड़ेगा, नाइट्रोजन को, 3x को। क्या बन गया, NX3। इसी को कहा जाता है ट्राइहैलाइड, जो नाइट्रोजन ट्राइवैलेंसी या ट्राइहैलाइड बनाते हैं। लेकिन फास्फोरस जो है ये PX3 भी बनाते हैं और PX5 भी बनाते हैं। मतलब ट्राइवैलेंट भी हो गया या ट्राइवैलेंसी भी होगा, या ये ट्राइहैलाइड भी होगा, या पेंटावैलेंसी या पेंटाहैलाइड भी होता है। तो इसका वजह क्या है, सुनो ध्यान से। आप लोग यहां देखे थे कि ई नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, विस्मत, ये सारा एलिमेंट रहता है। इस सब एलिमेंट में नाइट्रोजन 7 ही नंबर का था, ये 15 नंबर का है। अब देखो इस दोनों में अभी पूछा गया क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन ट्राइवैलेंसी या ट्राइहैलाइड बनाते हैं, लेकिन फास्फोरस से ये ट्राइवैलेंसी भी है, ट्राइहैलाइड भी बनाते हैं, पेंटावैलेंसी भी और पेंटाहैलाइड भी बनाते हैं। इसका रीजन क्या है, ध्यान दो। ये देखो ये नाइट्रोजन 7 नंबर का, कॉन्फ़िगरेशन करोगे 1s2 2s2 और 2p कितना होगा, बोलो 3 होगा। लेकिन इसका अगर कर दिया तुम कॉन्फ़िगरेशन तो 1s2 2s2 2p6 2p6 3s2 3p3 होगा। अब तुम जरा ध्यान दो, इसके लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, 3 2 5। तो अब देख लो यहाँ पर लास्ट ऑर्बिट में, इसके भी लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन, इसके भी लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन। लेकिन 5 इलेक्ट्रॉन तो है नाइट्रोजन में, देखो 1 2 3 4 5, ये 2 गो पेयर में है, 3 गो अनपेयर है। लेकिन फास्फोरस के भी लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, देखो 3 2 5, ये देखो 1 2 3 4 5, इसमें भी 3 गो अनपेयर है, लेकिन 2 गो सॉरी 1 गो पेयर है। अब दोनों में वजह क्या है कि ये 3 ही बॉन्ड बनाया, ये 3 के साथ साथ 5 भी बना दिया। अब देखो 3 के साथ साथ 5 बनाने का कारण, जैसे ये न्यूक्लियस है, नाभिक, इसका ये पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है, ये तीसरा ऑर्बिट है, ये चौथा ऑर्बिट है। आप सब जानते हैं पहला ऑर्बिट में केवल 1s होता है, दूसरा ऑर्बिट में 2s 2p होता है, तीसरा ऑर्बिट में 3s 3p 3d होता है। अब देखो डिफरेंट क्या है, इस नाइट्रोजन के पास 1s2 तो है, 2s2 है, 2p3 है, मतलब यही तो ये ऑर्बिट है, और दूसरा ऑर्बिट में कोई d नहीं है। लेकिन जब ये फास्फोरस के पास जाते हैं तो 1s2 2s2 2p6 भी है, और उसके बाद 3s2 भी है, 3p भी है, और 3p के पास 3d भी है, मतलब 3d 0 भी हो सकता है। अब तुम ध्यान लगाओ कि नाइट्रोजन के पास बताओ कोई d ऑर्बिटल है, क्या फास्फोरस के पास d ऑर्बिटल है, यस है। और जब फास्फोरस के पास d ऑर्बिटल है तो इसका मतलब खाली है d ऑर्बिटल। अगर इसके पास 5 है तो एक इलेक्ट्रॉन को इसमें एक्साइटेट कर सकता है, अलग कर सकता है, और अलग करके कितना बॉन्ड बना सकता है, 5 बॉन्ड। लेकिन नाइट्रोजन ये अपना इलेक्ट्रॉन को अलग नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पास आगे कोई घर नहीं है। तो हम लोग कहेंगे एन फैमिली में नाइट्रोजन ट्राइवैलेंसी या ट्राइहैलाइड बनाते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन के अंतिम कक्षा में कोई d ऑर्बिटल उपस्थित नहीं होता, इसलिए ये क्या बनाएगा, ट्राइवैलेंसी या ट्राइहैलाइड प्रदर्शित करेंगे। लेकिन फास्फोरस क्या कहोगे, फास्फोरस ट्राइवैलेंसी या ट्राइहैलाइड तथा पेंटावैलेंसी या पेंटाहैलाइड प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि फास्फोरस के अंतिम कक्षा में एक d ऑर्बिटल उपस्थित होते हैं। दोनों आंसर हो जाएगा। तो चलिए लिखिए, आप आंसर लगाइए नीचे, लिखिए लिखिए नाइट्रोजन केवल ट्राइवैलेंसी या ट्राइहैलाइड प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि
क्योंकि नाइट्रोजन के अंतिम कक्षा में डी ऑर्बिटल की अणु उपलब्धता होती है। डी ऑर्बिटल की अणु उपलब्धता होती है। हाँ, डी ऑर्बिटल की अणु उपलब्धता होती है। अणु उपलब्धता मतलब हुआ नहीं होता है डी ऑर्बिटल, समझा? डी ऑर्बिटल की अणु उपलब्धता होती है, जबकि फास्फोरस ट्राइवैलेंसी या ट्राइहैलाइड तथा पेंटावैलेंसी या पेंटाहैलाइड प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि फास्फोरस के अंतिम कक्षा में डी ऑर्बिटल उपलब्ध होते हैं। डी ऑर्बिटल उपलब्ध होते हैं। कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला लिखिए। N2 अधिक अस्थायी तथा कम क्रियाशील होते हैं, क्यों? देखो तो अगला क्वेश्चन। N2 अधिक अस्थायी तथा कम क्रियाशील होते हैं, क्यों? कम क्रियाशील होते हैं क्यों? N2 अधिक अस्थायी तथा कम क्रियाशील होते हैं, क्यों? चलो इधर ध्यान दो। देखो कहता है N2 अधिक अस्थायी मतलब अत्यधिक स्टेबल होता है। स्टेबल का मतलब हुआ जैसे नाइट्रोजन स्टेबल इसलिए होता है N2 कि N2 जो होता है ये 3 बॉन्ड बनाता है दोनों, यानी N2 अणु के बीच ये N के बीच यानी दोनों N के बीच कौन सा बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड है। आप सब जानते हैं कि अगर किसी मॉलिक्यूल्स के बीच एक बॉन्ड होता है N के बीच तो आप आसानी से इस बॉन्ड को तोड़ सकते हो। जैसे एक रस्सी है तो तोड़ सकते हो, अगर दो रस्सी हो जाए तो ज्यादा एनर्जी लगेगा तोड़ने में, और 3 रस्सी हो जाए तो और तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लग जाएगा। मतलब ये तीन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ट्रिपल बॉन्ड से जब जुड़ा हुआ है, अब सोचो अगर इसके पास कोई एटम आएगा रिएक्शन करने के लिए, सपोज दैट मान लो ये नाइट्रोजन भाई हमसे ना रिएक्शन कर लो, पता है पटाख से देगा उसको, सीधे कहेगा कि बाबू एकदम चलिए जाओ, हम एकदम पूरा 3 बॉन्ड बना के बैठे हुए, दोनों अष्टक पूरा कर चुका है और दोनों का अष्टक कंप्लीट है, कोई तीसरा एटम के साथ ही बॉन्ड बनाने वाला नहीं। अब 3 बॉन्ड बनाया, अब 3 बॉन्ड को तुम तोड़ने जा रहे, बॉन्ड तोड़ोगे तभी ना दूसरा से रिएक्शन कराओगे। अब बताओ किसी से 3 बॉन्ड बनाया, रिएक्शन करिए ना, तो क्या कहोगे अधिक क्रियाशील है? नहीं रिएक्शन कर रहा है तब तो हम लोग बोले क्या, जल्दी बोलो, कम क्रियाशील। आया भी अब नए बॉन्डिंग कर रहा, तुम ऐसे आके एकदम पूरा गड़ा हुआ और तुमको उधर से आकर जागो न रे तुम हिलिए न रे, और तुम नहीं हिल रहे हो, तुमको एकदम दे रहा क्यों नहीं हिल रहे? इसका मतलब तुम खा पी के पूरा मस्त में स्टेबल हो। ऐसे ये खा पी के पूरा नाइट्रोजन स्टेबल है,
और जब ये नाइट्रोजन स्टेबल है तो ये किसी के साथ रिएक्शन कर ही नहीं सकता है। अब तुम कहेगा कि रुको तुमको तोड़ के बॉन्डिंग करवाएंगे आज। अब ये 3 बॉन्ड इतना तगड़ा है कि इसको तोड़ने के लिए हम लोग को काफी ज्यादा एनर्जी लगेगा। अब सपोज दैट मान लो कि मोटा वाला ग्रेट खल्ली आके ऐसे यहाँ बैठ जाए, आया तुम लोग जैसे तोला पतला आदमी आया आकेगा हिला कि नहीं हिला, एक ही हाथ से हम तुमको उठाइए लेंगे। अब वहां उसके पास जैसे पहुंचा एकदम हाथ दिया ऐसे वैसे कर रहा है, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अब नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड को तोड़ने के लिए हम लोग के पास ऊर्जा कम चाहिए कि ज्यादा? ज्यादा। अब बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो ऊर्जा लगता है उसको कहते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। क्या बोलोगे? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। कौन एनर्जी? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। इसको कहा जाता है बंध वियोजन ऊर्जा, बंध को तोड़ने वाला ऊर्जा। तो इसको कौन कहिएगा? बोलो, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो आप बताइए इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ही कम होगा कि बहुत ही अधिक होगा? बहुत अधिक होगा, जिसके कारण आप इसको विघटित नहीं कर पाओगे। तो हम लोग कहेंगे जो नाइट्रोजन फैमिली में ई नाइट्रोजन के 2 अणु ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते। नाइट्रोजन के 2 अणु ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते। ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड डिसोसिएशन ऊर्जा अधिक होता है, जिस कारण से विघटित नहीं होता। इसलिए नाइट्रोजन अधिक अस्थायी तथा कम क्रियाशील। अगर थोड़ा सा एनर्जी लगा के इसको तुम तोड़ देता तब कहते तुम स्टेबल नहीं कर पाते। तब जैसे तुम तोड़ देता तभी कम क्रियाशील रहता, तब तो ये शेर बन जाता, एकदम फुर्र दूसरे से रिएक्शन कर लेता। समझ रहा बात? तो चलिए हम लोग क्या लिखेंगे कि N2 के 2 अणु के बीच ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, जिसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अधिक होता है, जिसके कारण ये विघटित नहीं होता। लिखो आंसर, देखिए लिखो लिखो N अधिक अस्थायी तथा कम क्रियाशील होते हैं। N अधिक अस्थायी तथा कम क्रियाशील होते हैं क्योंकि दोनों N ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, जिस कारण से बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उच्च होता है। जिस कारण से बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उच्च होता है, इसलिए N2 विघटित नहीं हो पाता है। इसलिए N2 विघटित नहीं हो पाता है। चलिए, N2 विघटित नहीं होगा तो अधिक अस्थायी होगा और कम क्रियाशील होगा। अगर विघटित हो जाता तब क्या हो जाता है? अनस्टेबल हो जाता है और अधिक क्रियाशील हो जाता है। समझ में आ गया बात? चलिए, था दूसरा प्रॉपर्टीज का। चलिए 3 नंबर लगाए थे। अब तब फिर क्वेश्चन हम लोग करेंगे तीसरा के बाद। 3 नंबर लगाइए, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से इसका क्रियाशीलता हम लोग पढ़ेंगे। लगा हेडिंग। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। लिखो, हाइड्रोजन के साथ क्रियाशीलता।
एक्टिविटी टुवार्ड्स हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ क्रियाशीलता। हाइड्रोजन के साथ क्रियाशीलता। देखो एन फैमिली के एलिमेंट का जो है हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन के साथ क्रियाशीलता, इसका एक्टिविटी हाइड्रोजन के साथ क्या है। देखो एन फैमिली में कौन कौन है, ध्यान लगाओ, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और कौन है बोलो, विस्मन। इस सब का रिएक्शन देखना है किसके साथ, इस H2 के साथ देखना है। H2 मतलब हाइड्राइड के साथ देखना है। इस सब का रिएक्शन हम लोग को किसके साथ देखना है, H2 के साथ। इस सब इस H2 से रिएक्शन करेगा, ध्यान लगाना। आप सब जानते हो कि इस सारा के सारा फैमिली में कितना बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड। अब 5 बॉन्ड तो आप इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करके बनाते हो, तो 3 ही बॉन्ड बनाता है सब। लेकिन हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है याद है, 1 बॉन्ड। अब तुम यहां से बनाओ, अगर इस सारे एलिमेंट को तुम ई मान लो, कितना मान लिए, ई। इस सारा एलिमेंट को हम लोग क्या मान लिए, H। अब तुम अच्छे से देखना E और H में बॉन्डिंग कैसे होगा। E का वैलेंसी कितना होगा बोलो, 3। H का वैलेंसी कितना होता है, 1। तो हे देखो ध्यान से, आप क्रॉस कर दो, तुम 1 दोगे E को तो E1, H को कितना देना पड़ेगा, 3, तो EH3। मतलब इस सब बना देगा कौन टाइप का यौगिक बोलो, EH3 टाइप का यौगिक। कौन टाइप का, EH3 टाइप का यौगिक बना देगा। ध्यान रखना, समझ रहा बात। तो देखो यहां से, तो नाइट्रोजन फैमिली का सारा एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके EH3 प्रकार का यौगिक बनाता है। कौन प्रकार का बनाएगा, EH3 प्रकार का। आप बताओ, EH3 प्रकार का बनाया तो इससे रिएक्शन करके क्या बनाएगा, NH3 अमोनिया बनाएगा। अब देखो इससे क्या बनाएगा, BH3 फोस्फाइन बनाएगा। फोस्फिन हाइड्राइड ने बोला, इसका नाम होता है फोस्फाइन। क्या बोलोगे, फोस्फाइन। इसको क्या बोलोगे, अमोनिया। बोलो एक बार, अमोनिया। इसको फोस्फाइन बोलना है, फोस्फाइन। इसके बाद देखो ई है ASH3, अर्साइन इसको कहा जाता है। क्या बोलोगे, अर्साइन। अब इसके बाद देखो SbH3, ST/- ये बनाता है ST/- बनाएगा। उसके बाद देखो ये बिस्मथ के साथ BiH3, इसको कहा जाता है बिस्मुथाइन। इसको क्या कहिएगा, बिस्मुथाइन, नाम ऐसा है इसका, बिस्मुथाइन। तो देखिए आप इसका क्या बोलिएगा, अमोनिया। इसको फोस्फाइन, इसको अर्साइन, इसको ST/- क्या बोलोगे, ST/- इसको बिस्मुथाइन। क्या बोलोगे, बिस्मुथाइन। क्या बोलोगे, बिस्मुथाइन। अब हो जाएगा, यहाँ देखिए, इसको अमोनिया, इसको फोस्फाइन, इसको अर्साइन, इसको ST/- क्या पढ़ोगे, ST/- इसको बिस्मुथाइन। क्या पढ़ोगे, बिस्मुथाइन। अब समझ में आया। अब बोलो, नाइट्रोजन फैमिली के सभी एलिमेंट हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके किस टाइप का यौगिक बनाएगा, बोलो, EH3 प्रकार का यौगिक बनाते हैं। नाइट्रोजन फैमिली के सभी एलिमेंट हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके EH3 प्रकार के यौगिक बनाते हैं। अब तुम जरा ध्यान लगाना। अब इसी को तुम लिखना चाहते हो तो शॉर्ट में लिख सकते हो, नहीं तो सबको रिएक्शन के रूप में हम लोग ऐसे लिख देते। चलिए इधर ध्यान दीजिएगा, कौन टाइप का यौगिक बनाएगा, ध्यान दो, EH टाइप का यौगिक बनाएगा। E का वैलेंसी कितना होता है, कितना रे, 1, H का 1। अब तुम एक इसको दे दो, ये 3 इसको दे दो, बताओ क्या बनेगा, EH3 टाइप का यौगिक बनेगा। तो आप बताओ EH3 टाइप का यौगिक बनेगा तो इस फैमिली में कौन कौन है, जल्दी बताओ। नाइट्रोजन, जल्दी बोलो, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, विस्मथ। तो चलिए बताइए कौन बनेगा, NH3। तब रे BH3, तब बोलो AS
H3 तब कौन बनेगा SbH3 तब BiH3 बनेगा। समझ में आ गया बात? अच्छा इसका नाम क्या बोलिएगा? बोलो अमोनिया। याद है ना? क्या बोलोगे? अमोनिया। चलिए इसका कौन बोलोगे? हाँ फोस्फाइन। क्या बोलोगे? फोस्फाइन। इसका नाम याद? अरसाइन। क्या बोलोगे? अरसाइन। अरसाइन बोल दोगे ना? इसका क्या बोलोगे? ST/-. ST/-. अच्छा इसका बिस्मुथाइन। क्या हो जाएगा? बिस्मुथाइन हो जाएगा। सबका नाम हो गया ना? तो चलिए इसका नाम बोला, ये अमोनिया बनेगा, फोस्फाइन बनेगा, अरसाइन बनेगा, ST/- बनेगा और बिस्मुथाइन बनेगा। क्लियर? चलिए अब आप लोग लिखिए इसमें टेस्ट लगा के। लिखिए तो बोलेंगे ना? टेस्ट लगा दिए। लिखो लिखो एन फैमिली के सभी एलिमेंट एन फैमिली के सभी एलिमेंट हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर EH3 प्रकार के यौगिक बनाते हैं। EH3 प्रकार के यौगिक बनाते हैं। EH3 प्रकार के यौगिक बनाते हैं। हो गया सबका? चलिए इसको नोट करो। इसको एगो पोस्ट में कर लेना। EH3 प्रकार के यौगिक बनाते, पर इसको लिखना। EH3 प्रकार के यौगिक बनाते हैं। बिस्मुथाइन, एम साइलेंट है इसमें, HM बिस्मुथाइन नाम ही इसका ऐसा पड़ा, नहीं तो इसको पढ़ा जाता नाइट्रोजन हाइड्राइड, फास्फोरस हाइड्राइड, आर्सेनिक हाइड्राइड, एंटीमनी हाइड्राइड, बिस्मथ हाइड्राइड। लेकिन वो नाम नया है, इसका स्पेशल सब का नाम हाइड्राइड पे लिखा जाएगा। हाँ 3 से है, मतलब हाइड्रोजन है तो हाइड्राइड नाम पर भी करता है, लेकिन EH3 प्रकार का बनाया तब इसका सबका स्पेशल नाम दे दिया गया है, अमोनिया, फोस्फाइन, आर्साइन, ST/- बिस्मुथाइन। अब देखो ये सब याद रहना चाहिए, NH3, PH3, ASH3, SbH3, BiH3। इसका प्रॉपर्टीज भी क्या क्या है, ध्यान से सुनो। अब इसमें प्रॉपर्टीज में तुमको 4 चीज पूछा जाएगा। इसके बीच का जो है आपको जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट भी पूछ सकता है, BP भी पूछेगा, ध्यान लगाओ। उसके बाद BP भी पूछ सकता है, स्टेबिलिटी भी पूछ सकता है कि किसका स्टेबिलिटी ज्यादा हो।
उसके बाद इसमें बॉन्ड डिसोसिएशन ऊर्जा भी पूछ सकता है। अभी जैसे बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो ऊर्जा लगेगा उसको बॉन्ड डिसोसिएशन ऊर्जा कहेंगे। उसके बाद आपको बॉन्ड एंगल भी पूछ सकता है, बॉन्ड एंगल। इसमें देखिए 4 टाइप का क्वेश्चन आएगा। आपको सबसे पहला बात तो बॉइलिंग पॉइंट भी पूछ सकता है। सेकेंड बात स्टेबिलिटी भी आ सकता है। स्टेबिलिटी के साथ साथ आपको बॉन्ड डिसोसिएशन ऊर्जा भी पूछा जा सकता है या बॉन्ड एंगल भी पूछा जाएगा। समझ रहा बात? तो अब किसका बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा, किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, किसका बॉन्ड लेंथ कम होगा, तब आप क्वेश्चन कर पाइएगा इस टाइप का। जैसे आप सुने होंगे कि देखिए यहाँ पर PCl3 बनता है, PI3 बनता है, लेकिन PI5 नहीं बनता है। क्यों? ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये हैलाइड फैमिली का है। अब देखो PCl3 बनता है, PI3 बनता है, PI5 नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? इसका रीजन है। देखो अगर देखा जाए तो ये एक अंदर का सब एलिमेंट, ये फास्फोरस को तो छाटिए के बात करना, क्योंकि फास्फोरस तो सब में रहता है। लेकिन ये देखो क्लोरीन आप पढ़े हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन पढ़े हो ना। ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ता है। ये छोटका चुटकुनिया साइज होगा, उससे बड़ा होगा, ये उससे बड़ा होगा, सबसे बड़ा आई। अब फास्फोरस जो जोड़ेगा, अब तुम जरा ध्यान लगाना कि अब बड़ा बड़ा एटम है। अब तुम्हारे शरीर में 3 गो एटम एडजस्ट हो जाता है चारों बगल से। मतलब एगो यहाँ लगाया, एगो यहाँ लगाया, एगो यहाँ लगाया, 3 गो तो सेटिंग खा गया। समझ रहा बात? अब क्या क्या दिया, तुम उसी साइज का 5 गो एटम लाया, उसी 5 में झगड़ा शुरू हो जाएगा। मतलब ये फास्फोरस था, इसके बगल में तुम क्लोरीन का साइज देखो, यहाँ पे क्लोरीन का साइज क्या होगा, छोटा। तो क्लोरीन का साइज छोटा था तो ये क्लोरीन 3 गो भी एडजस्ट कर लिया। तो 3 गो तो बहुत अच्छा से एडजस्ट किया होगा, 3 गो पूरा मस्त में था। लेकिन 5 गो जब आया तो किसी तरह बेचारे एकदम 5 गो कर लिया एडजस्ट। लेकिन इसका साइज Cl का छोटा होने के कारण 5 एडजस्ट हो। अब PCl5 भी बन गया। सोचो PCl3 के साथ साथ क्या बन गया, PCl5। लेकिन PCl5 बना तो देखो Cl का नंबर क्या हो गया, बोलो, ज्यादा। इसका टूटने का चांस ज्यादा है। समझ रहा बात? तो ज्यादा स्टेबल आपको PCl5 नहीं बन सकता। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन बनेगा, PCl3। अब देखो तुम जैसे PI3 की बात करते थे हम लोग, यहां ध्यान लगाओ एक बार, इसको भी समझिए लोग, तब हम इसका प्रॉपर्टीज आगे बताएंगे। अब देखो यहां पर क्वेश्चन था कि PCl3 बन जाता है, PI3 भी बन जाता है, लेकिन PI5 नहीं बनता है। अब क्वेश्चन हो गया। अब इस क्वेश्चन का आंसर देना है। अब तुमको क्वेश्चन पूछेगा कि फास्फोरस PCl3 PI3 बनाता है लेकिन PI5 नहीं बनाता है, क्यों? अब तुम उत्तर दोगे तो फास्फोरस को तो पहले छांट देना, तीनों फास्फोरस है। अब हम ढूंढेंगे आंसर कहां से, Cl है और कौन है, I। अब दोनों में देखा जाए तो Cl का साइज क्या होता है, छोटा। अच्छा I से तो छोटा होता है। I एटम का साइज क्या होता है, जल्दी बोलो, बड़ा। अब तुम देखो P को जोड़ोगे Cl तो इस तरह से Cl एडजस्ट हो गया। 3 गो Cl तो एकदम मस्त में एडजस्ट होता है। अच्छा सेकेंड बात, I को भी जोड़ो, 3 गो I अगर बड़ा बड़ा भी I है तो 3 गो जुड़ जाएगा। लेकिन अगर तुमको 5 I कह दिया तो I का साइज क्या होता है, बड़ा। मतलब I का साइज जो बड़ा हुआ तो सब एक दूसरे को टच करने लगेगा। और सब I पर होता है माइनस चार्ज। ये अभी इसको धक्का मारेगा, इसको धक्का मारेगा, इसको धक्का मारेगा। और जब सब एकदम धक्का मुक्की शुरू किया तो धक्का मुक्की इफेक्ट होता है स्टेरिक इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट, स्टेरिक इफेक्ट होता है। ये स्टेरिक इफेक्ट जो होता है, यहाँ पर ना एकदम धक्का मुक्की शुरू हुआ तो स्टेरिक रिपल्सन शुरू हो जाएगा, सब एक दूसरे को धक्का देने लगेगा। अब बताइए जब स्टेरिक रिपल्सन शुरू होगा कोई रह पाएगा, सब टूट जाएगा। तो हम लोग कहेंगे कि PI5 नहीं बनता है, क्यों? क्योंकि I एटम का साइज बड़ा होता है और I एटम को फास्फोरस अपने चारों ओर सही से व्यवस्थित नहीं कर पाते, जिस कारण से एडजस्ट करने के बाद स्टेरिक रिपल्सन शुरू हो जाता है, इसलिए PI5 नहीं बनता है। और दूसरा रीजन ये भी हो जाता है कि P और Cl का साइज जो छोटा है
तो इसके साथ जो बॉन्डिंग करेगा तो ये बॉन्ड लेंथ कम होगा, लेकिन आई का साइज बड़ा है तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगा, ज्यादा। अब बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा तो आप सोचो ये छोटका रस्सी है बड़का रस्सी है, बताओ कौन मजबूत होगा, छोटा वाला ना, बड़ा वाला क्या होगा, कमजोर। आप बताओ टूटेगा कौन पहले, बड़ा वाला। तो हम लोग कहेंगे फास्फोरस और आई के एटम के बीच बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से आई उसके साथ जुड़ा हुआ नहीं रह सकता है, टूट जाता है। इस कारण से PI5 नहीं बनता है। तो 2 क्वेश्चन का जवाब आप दे सकते हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब इस हाइड्राइड फैमिली में आइए आप लोग, चलिए लगाए तो स्टार लगाइए, लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड ऑफ एन फैमिली। प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड ऑफ एन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइड का गुण, नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइड का गुण, नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइड का गुण, नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइड का गुण। अब जरा ध्यान देना तुम लोग। एन है, पहले कौन था जल्दी बताओ, NH3, तब कौन था PH3, तब कौन था ASH3, तब कौन था SBH3, तब कौन था PIH3। अब तुम जरा ध्यान लगा, आप अभी इससे पहले पढ़ चुके हो। ये है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ये नाइट्रोजन का साइज क्या होता है, छोटा। अब फास्फोरस नीचे आने पर साइज बढ़ने लगता है। तो साइज जब छोटा होगा तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग भी क्या होगा, तगड़ा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा इसके बीच। और जब बॉन्डिंग तगड़ा होगा तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए ऊर्जा भी क्या लगेगा, ज्यादा। तो इसका मतलब इसका जो बॉन्ड डिसोसिएशन ऊर्जा होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, यानी BDE जो होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसका ज्यादा होगा, NH3 का। लेकिन नीचे आने पर साइज क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। तो बॉन्ड भी क्या होते जाएगा, कमजोर। तो बताओ तोड़ने में ऊर्जा कम लगेगा कि ज्यादा, कम। तो नीचे आने पर ये जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, बंध वियोजन ऊर्जा, बॉन्ड तोड़ने वाला ऊर्जा, नीचे आने पर क्या लगेगा, जल्दी बोलो, घटने लगेगा। अगर बॉन्ड डिसोसिएशन ऊर्जा घटने लगा, आप बताओ, अब तुम इसको तोड़िए नहीं पा रहे, इसको आसानी से तुम तोड़ रहे हो, इसको भी आसानी से तोड़ रहे, इसको भी आसानी से तोड़ रहे, इसको भी आसानी से तोड़ रहे। अब जरा दिमाग लगाना तुम लोग, आप बताइए कि कौन सबसे ज्यादा मजबूत हुआ, NH3। अगर NH3 सबसे ज्यादा मजबूत हुआ तो इसका मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल NH3 होगा। स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसका हुआ, NH3 का। आप बताओ नीचे आने पर स्टेबिलिटी घटा कि बढ़ा, घट गया। अब बताइए कौन कौन घटा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी घटेगा और स्टेबिलिटी भी घटेगा। तो हाइड्राइड फैमिली में ऊपर से नीचे जाने पर बॉन्ड डिसोसिएशन ऊर्जा घटती है, तथा ये उसके साथ साथ कोई चीज, स्टेबिलिटी भी घटेगा। अब एक बात हमको बताओ कि क्या तुम लोग रिड्यूसिंग पावर बुझता है, रिड्यूसिंग पावर, इसको कहते हैं हम लोग अपचयन क्षमता। रिड्यूसिंग पावर क्या होता है, अब देखो 2 टर्म होता है, एक आप पढ़े होंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है कौन, जो दूसरे का ऑक्सीडेशन कराता है, समझ रहा बात, आप खुद का रिडक्शन करता है। आप देखो ये जो रिड्यूसिंग पावर जो तो उल्टा होता है एक दूसरे का, समझ रहा बात, एक दूसरे का उल्टा होगा। तो रिड्यूसिंग पावर क्या होता है, ध्यान से समझो। अब ये रिड्यूसिंग पावर मतलब हुआ, एक बात अगर और देखा जाए तो आप रिड्यूसिंग पावर में और अर्थ निकाल सकते। एक होता ऑक्सीडाइजिंग पावर, एक होगा रिड्यूसिंग पावर। ये हुआ रिडक्शन कराने वाला क्षमता, ये हुआ ऑक्सीडेशन कराने वाला क्षमता, समझ रहा बात। ये रिडक्शन कराने वाला क्षमता है, ये दूसरे का रिडक्शन करा सकता है, ये दूसरे का ऑक्सीडेशन करा। जैसे LSC एजेंट, बताओ खुद का कभी LSC करता है, दूसरे का LSC करवाता है।
LSE एजेंट का काम है दूसरे का LSE करवाना, समझ रहा बात। उसी तरह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम है दूसरे का ऑक्सीडेशन कराना, उसी तरह रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या है, दूसरे का रिडक्शन कराना, समझ रहा बात, दूसरे का रिडक्शन कराना। तो रिडक्शन कराने वाला क्षमता जो होगा, ध्यान से समझो, दूसरे का रिडक्शन है, खुद का ऑक्सीडेशन करेगा, समझ रहा बात, खुद का ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन, ये होता है रिड्यूसिंग पावर। तो दूसरे का जो रिडक्शन करा दे वही है रिड्यूसिंग पावर। तो दूसरे का रिडक्शन कराएगा, तब जरा देखते हैं हम लोग की कौन रिडक्शन कराएगा दूसरे का ज्यादा। अब जरा दिमाग लगाना यहाँ पर, ये देखो NH3, ये कौन है, PS3, उसके बाद ASH3, उसके बाद SbH3, उसके बाद BiH3। अब रिड्यूसिंग पावर में अगर बात करें तो आप अगर देखा जाए तो कौन ज्यादा रिड्यूसिंग पावर किसका है, तो सुनो ध्यान से, जिसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा तो रिड्यूसिंग पावर भी उसका ज्यादा होगा, वो ज्यादा रिडक्शन कराएगा। अच्छा, स्टेबिलिटी घटेगा तो रिड्यूसिंग पावर भी घटेगा। तो रिड्यूसिंग पावर, स्टेबिलिटी जैसे घटते चला गया तो रिड्यूसिंग पावर भी घटते जाएगा। तो सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर किसका होगा, NH3 का, उससे कम PS3 का, उससे कम ASH3 का, इस तरह से घटते चला जाएगा। तो तीन चीज हम लोग पढ़े, और तीनों पढ़े नाइट्रोजन फैमिली में, हाइड्राइड में हम लोग थे। तो नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइड में जब आप ऊपर से नीचे जाओगे तो बॉन्ड डिसोसिएशन ऊर्जा घटेगा, उसका स्टेबिलिटी घटेगा, और उसके बाद रिड्यूसिंग पावर घटेगा, तीनों घटेगा। तो चलिए यहां पर देखिए, शॉर्ट में लिख दे तो चलेगा, लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, लिखा दी क्या, हाँ लिखो, लिखो एन फैमिली में एन फैमिली के हाइड्राइड कर दीजिएगा। एन फैमिली के हाइड्राइड में, एन फैमिली के हाइड्राइड में ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर बॉन्ड डिसोसिएशन, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कोमा दीजिएगा, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी तथा रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर, पावर घटता जाता है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, स्टेबिलिटी तथा रिड्यूसिंग पावर घटता जाता है। चलिए यहां जरा ध्यान लगाइए, देखो कौन कौन था, NH3, उसके बाद PH3, उसके बाद ASH3, उसके बाद हाँ SbH3, उसके बाद BiH3। चलिए आप लोग तीनों का इधर ध्यान लगे, यहां पर इसको सबसे पहले किसका लिखना पड़ेगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, उसके बाद स्टेबिलिटी, उसके बाद स्टेबिलिटी के बाद हो जाएगा रिड्यूसिंग पावर। अब तीनों को देखो तुम लोग, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऊपर से नीचे जाओगे घटता है, ये भी क्या होगा, घटेगा, ये भी क्या होगा, घटेगा। सर रिड्यूसिंग पावर जो घटता है कैसे घटता है, एक्सप्लेन नहीं किया, क्या हुआ, रिड्यूसिंग पावर कैसे घटता है बताए। अच्छा रुको ना, और है उसमें आगे, आगे टर्म, उसमें अभी आप समय लगा, क्या करते
ऊपर आया, जो इलेक्ट्रॉन देता है उसे ऑक्सीडेशन, जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसको रिडक्शन। जो रिडक्शन कराने वाला प्रॉपर्टीज होता है तो वो इलेक्ट्रॉन लेता है, समझ रहा है। इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी भी घटेगा, ऊपर से नीचे जाओगे तो इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी भी घटता चला जाएगा। और इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी अगर घटता चला गया तो रिड्यूसिंग पावर भी घटता जाएगा। हो गया कंप्लीट। चलिए सब खत्म करते हैं। लेकिन बन लगे हो जाएगा हमारा भी नहीं आएगा वो स्क्रिप्ट कर देंगे हो गया क्या कुछ भी हो जाता है नीड करेंगे सर गोल कर लो ग्राफ